नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा बीएसएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए आपका क्लास चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत भी बात करेंगे तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल का दोस्तों आपका आज ये तीसरा क्लास है। ठीक है, तो तीसरा क्लास में दोस्तों हम लोग क्या क्या देखेंगे उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले कल हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये क्लास दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग बीएसएससी बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं फिर भी देखना चाहते हैं तो इस क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, बिल्कुल देखिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू को भी डील करेंगे जो कि आपके वीडियो के अंत में करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको बताएं, कल हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका के बारे में। ठीक है, कल हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका का अध्ययन किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा कोशिका कौन है, सबसे छोटा कोशिका कौन है। ठीक है, तो कोशिकाओं के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आपका उसका कोशिका का जो आपका उसके अंदर जो आपके होते हैं यानी कि ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिका के अंदर जो जो भाग होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपका राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके सेंट्रोइड हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, लाइसोसोम हो गया, उन सभी के बारे में हम लोग बिल्कुल विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका फ्लूइड बॉन्जिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा आपका हो गया इसके अलावा आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले कल का क्लास थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के क्लास के पढ़ा था हम लोग कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका जीवन की आपका क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बात किए थे हम लोग कि कोशिका का जो खोज है किसने किया था। ठीक है, तो कोशिका खोज की बात करेंगे तो कोशिका का खोज आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1665 में किया गया था। इसके अलावा कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कोशिका के अध्ययन द स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास जो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको जो भी क्लास में दिखती हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे जीव द्रव के बारे में। ठीक है, देखिए ये दोस्तों आपका एक कोशिका है। कोशिका का यह मान लीजिए एक फिगर है। तो कोशिका के अंदर दोस्तों आपका एक आपका होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि केंद्रक होता है, केंद्रक एक आपका होता है। इसके अलावा कोशिका के भीतर दोस्तों बहुत सारा आपका जो द्रव वगैरह जो पदार्थ भरा जाता है, जिसके द्रव पदार्थ भरा जाता है उसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव। ठीक है, जीव द्रव कहते हैं वही आपका अगर न्यूक्लियस के अंदर वही जीव द्रव जो पदार्थ होता है वो भरा रहेगा तो उसको हम लोग करेंगे केंद्रिका द्रव, यानी कि आपका कहेंगे केंद्रिका द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा आपका न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो आपका जीव द्रव रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कोशिका द्रव कहेंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जीव द्रव की बात करते हैं तो जीव द्रव का जो सबसे पहले खोज है किसने किया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो जीव द्रव का जो खोज है सबसे पहले आपको किसने किया था, तो डुजार्डिन के द्वारा किया गया था। डुजार्डिन के द्वारा किया गया था, किस वर्ष किया गया था, तो आपको 1835 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपका जब खोज आपका डुजार्डिन ने किया था तो इसका नाम आपका रखा था सारोकोड। ठीक है, इसका नाम रखा था आपका सारोकोड। इसके बाद आपका पुरकिंजे आते हैं। पुरकिंजे आपके इस सारोकोड जो आपका डुजार्डिन ने खोजा था उसका नामकरण दे देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपके बहुत सारे किताबों में एग्जामों में कभी कभी आपके देखा जाएगा कि जीव द्रव का खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे आपके ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, पुरकिंजे आपके ऑप्शन में रहेगा। अगर डुजार्डिन रहा तो डुजार्डिन को मानना है, अगर पुरकिंजे है तो पुरकिंजे को ही क्लिक करना है। ठीक है, पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में इस आपका सारोकोड जो आपके जीव द्रव खोजा गया था डुजार्डिन के द्वारा उसका नामकरण किया था प्रोटोप्लाज्म, जिसे कि हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी की बात करेंगे तो उसे हम लोग जीव द्रव कहते हैं। जिस प्रकार दोस्तों आपका यूनिट ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो आपका यूनिट ऑफ लाइफ कौन होता है, कोशिका होता है, यानी कि सेल होता है। उसी प्रकार आपका फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, तो ये आपके जीव द्रव को ही कहा जाता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। इसके अलावा जीवन का भौतिक आधार ये किसने बताया था जीव द्रव को, तो ये बताया था आपका थॉमस हैक्ले ने। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जीव द्रव को यानी कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया, तो ये आपको बताना है थॉमस हैक्सले ने बताया था। इसके बाद बात करेंगे तो जीव द्रव के अंदर जो सभी जैविक क्रिया होती हैं आपका इसी के अंदर होता है। इसके अलावा इसमें आपका 80% आपका जल पाया जाता है। ठीक है, 80% आपका जल पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीव द्रव में जल की मात्रा कितना है, तो आपको बताना है 80%। इसके अलावा आपका जीव द्रव में आपका जल के अलावा वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो आपसे ये एक बार ये सवाल बन चुका है कि जीव द्रव में जो आपका वसा होता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो जीव द्रव में जो वसा होता है वो आपका ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड
सेराइट के नाम से आपका जीवद्रव्य वसा को जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जीवद्रव्य में जो कोशिकाएं होती हैं किस आकृति का होता है, तो जेली आकृति का होता है, इसको भी बस आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म का भी खोज है जो कि आपका रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, इसको याद रखिएगा बस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आगे की ओर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे अब कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब आपका कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए कोशिका झिल्ली का जो आकार होता है ये फिगर सैंडविच का है, ठीक है। सैंडविच का फिगर है, आप लोग बहुत सारे जानते होंगे। सैंडविच का फिगर लगाने के पीछे मेरा जो मकसद था वो आपको बताना है कि कोशिका जो झिल्ली होता है उसका जो आकार होता है वो दोस्तों आपका सैंडविच के तरह ही होता है, ठीक है। सैंडविच के तरह ही होता है। ऊपर दोस्तों आपका एक लेयर होगा, इसके बाद दोस्तों आपका एक नीचे एक लेयर होगा और बीच में दोस्तों आपका कुछ कुछ भरा रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो कोशिका झिल्ली है उसका भी आकार होता है, ठीक है। फिगर नहीं लगा पाए हैं, फिर भी आप जान लीजिए कोशिका झिल्ली का जो आकार होता है किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली का आकार दोस्तों आपको बता के चलें कैसा होता है। तो देखिए आपका एक तो नीचे कुछ कुछ रहेगा भरा भरा, इसके बाद दोस्तों एक ऊपर में रहेगा, क्या रहेगा अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक आपका लेयर आपका नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। ये अभी जान लीजिए इसका संरचना कैसा होता है कोशिका झिल्ली का, ठीक है। तो इसके संरचना की बात करेंगे तो आपको बता दीजिए कि आपके सैंडविच की तरह होता है। तो इसमें दोस्तों आपका ऊपर में जो रहेगा उसको कहा जाता है फास्फोलिपिड, ठीक है। ऊपर में जो रहेगा उसको कहा जाता है फ्रेंड्स आपका फास्फोलिपिड, ठीक है। इसके अलावा नीचे भी आपका क्या रहता है, ये भी आपका फास्फोलिपिड ही रहता है, ठीक है। नीचे भी आपका क्या रहता है, फास्फोलिपिड ही रहता है। जो बीच में आपका भरा रहता है वो दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट भरा रहेगा, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपका प्रोटीन भी है जो कि आपका भरा रहता है, ठीक है। जिस प्रकार आपका सैंडविच में आलू के साथ साथ आपका बहुत चीज़ भरा रहता है, उस प्रकार आपका जो कोशिका झिल्ली होता है उसके साथ भी आपका सेमी आपका घटक है कि फॉस्फोफिलिड, यानी कि ब्रेड की तरह आपका जो होगा वो फॉस्फोफिलिड होगा, आलू वगैरह की तरह होगा आपका कार्बोहाइड्रेट और आपका क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो कोशिका झिल्ली है कहाँ होता है और आपका कहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए जो कोशिका झिल्ली है वो दोस्तों आपका राइबोसोम में नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। राइबोसोम में आपका कोशिका झिल्ली नहीं होता है। इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली है वो फ्रेंड्स आपका होता कहाँ है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली की बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली आपका एक कोशिकीय भी हो सकता है, एक कोशिका झिल्ली भी हो सकता है, नहीं तो आपका दो कोशिका भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कोशिका झिल्ली है वो दोस्तों आपका केंद्रक में होता है दो कोशिकीय, ठीक है। दो कोशिकीय आपका कोशिका झिल्ली आपका केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में, ये दोस्तों आपका क्या होता है, दो कोशिकीय आपका केंद्रक झिल्ली होता है। और कोशिका झिल्ली आपका कहाँ नहीं होता है, तो राइबोसोम में नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों आपका एक जो कोशिका है, एक कोशिका झिल्ली कहाँ कहाँ होगा, तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक के छुड़ाकर जितने भी आपके ऑप्शन मिलेंगे उसमें दोस्तों आपका क्या होगा, एक कोशिका होगा, जैसा कि आपका इंडोप्लाज्म रेटिकुलम में आपका एक कोशिका झिल्ली उसमें होता है, ठीक है। इसके अलावा तीन नाम याद रखिएगा, एक नाम आपका राइबोसोम को याद रखिएगा। इतना से आपका काम है जो कि आपको क्या करना, आपका काम है जो कि दोस्तों आपका बन जाएगा, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकांगों को तीन श्रेणी में विभाजित करते हैं। एक आपका उसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है, दूसरा में आपका एक कोशिका झिल्ली होता है, बाकी तीसरा में आपका दो कोशिका झिल्ली है जो कि आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें आपका डीएनए है, ठीक है। डीएनए है वो आपका कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए है वो तो आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए है वो दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। और डीएनए का जो फुल फॉर्म होगा उसको याद कर लीजिएगा, ये भी आपसे बार बार कभी कभी पूछा जा सकता है। तो डीएनए का जो आपका फुल फॉर्म होगा दोस्तों आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। न्यूक्लियस के अलावा आपका जो डीएनए है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। कल भी हम लोग ने कोशिका की भित्ति के बारे में चर्चा किया था, आज भी करेंगे। कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो कोशिका जो भित्ति है वो फ्रेंड्स कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, कल ही हम लोगों ने बताया था। तो कोशिका जो भित्ति है वो दोस्तों आपका एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है।
मान के चलिए दोस्तों आपका क्या है, एक आपका कोशिका है, तो इसका जो बाहरी का जो आवरण होता है वो तो फ्रेंड्स आपका कहलाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये तो क्या कहलाता है आपका कोशिका झिल्ली कहलाता है। लेकिन ये जो बाहरी आवरण है आपका कोशिका का, इसके ऊपर भी अगर एक और बाहरी आवरण होगा वो दोस्तों आपका कहलाता है कोशिका भित्ति। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका कोशिका भित्ति कहलाता है। ये जो कोशिका भित्ति है वो दोस्तों आपका सिर्फ पादपों में होता है, ये आपका जंतु में आपका नहीं होता है। तो ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जा चुका है कि जंतु जो कोशिकाएं होती हैं आपका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, आपका ऑप्शन में रहेगा उसमें आपका जो कोशिका जो भित्ति होता है वो आपका नहीं पाया जाता है। तो इसको ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति है वो पादप के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो कोशिका भित्ति पादप के अलावा आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में भी पाया जाएगा, इसके अलावा फंगी में भी पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जीवाणु में भी पाया जाएगा, फंगी में पाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा जो प्लांट सेल है यानी कि आपका जो पादप कोशिका है उसमें जो आपका कोशिका भित्ति होता है वो किससे बना होता है, तो कोशिका जो भित्ति है पादप सेल में वो दोस्तों आपका सेलुलोज का बना होता है। ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि पादप कोशिका में जो आपका कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, वो किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में यानी कि जीवाणु में जो आपका कोशिका भित्ति होता है वो किससे बना होता है, तो जीवाणु होता है उसमें जो कोशिका जो भित्ति होता है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकिन से बना होता है। इसको भी याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकिन से बना होता है जीवाणु में। इसके अलावा फंगी की बात करेंगे तो फंगी में जो आपका कोशिका भित्ति होता है वो आपका काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है, आपका काइटिन से बना होता है। कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बहुत ही लचीला होता है और कोशिका को ताकत प्रदान करता है तथा उसमें जो शारीरिक शक्ति होती है उसके खिलाफ रक्षा करने में भी मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे ये कोशिका को आकार भी देता है कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके अलावा सेल वॉल, इसका खोज की बात करेंगे तो इसका खोज किसने किया था, इसका खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था सेल का भी खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, तो सेल वॉल का भी खोज किसने किया था, आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। इसमें आपसे बस यही पूछा जाएगा सेल वॉल संबंधित किसमें होता है, तो पादप कोशिका में होता है। पादप कोशिका में होता है तो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बैक्टीरिया में होता है, तो बैक्टीरिया में जो आपका कोशिका भित्ति होता है वो किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकिन से बना होता है। इसके अलावा जो फंगी होता है, फंगी में भी आपका कोशिका भित्ति होता है, तो ये पूछा जाएगा वो किसका बना होता है, तो काइटिन से बना होता है। इसके बाद दोस्तों आपसे सवाल है जो कि पूछा जाता है कि शैवाल में आपका जो कोशिका भित्ति है वो दोस्तों आपका होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो शैवाल की बात करेंगे तो शैवाल क्या है, एक आपका सरलतम पौधा यानी कि ये पादप जगत का ही है। तो पादप में तो आपका कोशिका भित्ति होता है, तो इस प्रकार आपका शैवाल में भी आपका क्या होगा, आपका कोशिका जो भित्ति है वो फ्रेंड्स होगा। ठीक है, तो अगर आपसे इस क्वेश्चन पूछा जाएगा शैवाल में आपका कोशिका भित्ति होता है कि नहीं होता है, तो कुछ आपको बताना है कि शैवाल में कोशिका भित्ति है जो कि आपका होता है। इसके बाद दोस्तों आपका कोशिका झिल्ली के बारे में और कुछ पॉइंट है वो छूट गया था। तो कोशिका झिल्ली को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम जानते हैं। इसके अलावा बायोलेमा के नाम जानते हैं, बायोलेमा के अलावा प्लाज्मा लेमा के नाम जानते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का कितना नाम हुआ, 4 नाम हुआ, जैसे कि आपका एक तो कोशिका झिल्ली नाम है, दूसरा आपका प्लाज्मा झिल्ली नाम है, तीसरा आपका प्लाज्मोलेमा नाम है, तीसरा आपका बायोलेमा नाम है। एक और नाम है जो कि हम लोग आगे चलकर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो कोशिका भित्ति होता है आप तो जो एक कोशिका होता है वो तो दोस्तों आपका समूह में रहता है। ठीक है, तो कोशिका जो भित्ति होता है वो आपका समूह में रहता है। तो ये क्या करता है, कोशिका को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, ये आपका बाहरी जो आवरण होता है यही तो आपका कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, तो कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग करने का कार्य कौन करता है, तो आपका कोशिका झिल्ली करता है। इसके अलावा दोस्तों इसको आपका सिलेक्टिव अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, यानी कि सिलेक्टिव सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है, यानी कि चयनित अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेलेक्टिव अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। इसके बाद करेंगे कंपोजिशन का बात हम लोग कर लिए, किसका बना होता है, तो फास्फोलिपिड का बना होता है। इसके अलावा प्रोटीन का बना होता है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, फास्फोलिपिड की बात करते हैं तो जो फास्फोलिपिड इसमें से अगर आप निकालिएगा, जब आप नेट पे जाके सर्च कीजिएगा, जो फास्फोलिपिड का जो फोटो होगा, ये जो पिक्स होगा, ये दोस्तों आपका इस प्रकार होगा। ठीक है, फास्फोलिपिड का जो पिक होगा फ्रेंड्स वो आपका इस प्रकार का होगा फास्फोलिपिड। ठीक है, तो फास्फोलिपिड के जो ऊपरी वाला जो सिरा होता है, ऊपरी वाला सिरा को हम लोग कहते हैं हेड कहते हैं। ठीक है, ऊपरी वाला सिरा को हम लोग हेड कहते हैं और निचली वाला सिरा को हम लोग क्या कहते हैं, टेल यानी कि पूंछ कहते हैं। ठीक है, टेल यानी कि पूंछ कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा ऊपरी वाला जो सिरा होता है वो दोस्तों आपका हाइड्रोफाइल होता है, यानी कि जल की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोफाइल होता है। और निचले वाला जो सिरा होता है यानी कि टेल, वो दोस्तों आपका हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि आपका जल से दूर भागता है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली का जो आपका एक फिगर अगर हम लोग मान के चलें कैसा होता है, तो ये दोस्तों आपको मान के चलिए फास्फोलिपिड है, ये आपका फास्फोलिपिड है। इसके अलावा दोस्तों आपका ये नीचे भी आपका क्या है, फास्फोलिपिड, जो कि ब्रेड की तरह आपका जैसे सैंडविच में आपका ब्रेड की तरह काम करता है, उस प्रकार कोशिका झिल्ली में जो फास्फोलिपिड है वो दोस्तों आपका इसमें काम करता है। इसके अंदर दोस्तों आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भरा होता है। तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, कोशिका झिल्ली का एक मान के चलिए कि आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग फ्लोएड-मॉजिक मॉडल का। फ्लोएड-मॉजिक मॉडल की बात करते हैं तो ये प्रश्न आपका बन चुका है एग्जाम में फ्लोएड-मॉजिक मॉडल से, इसीलिए हम इसको शामिल किए हैं। तो फ्लोएड-मॉजिक मॉडल है वो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा किसके लिए दिया गया था, तो आपका सेल मेम्ब्रेन के लिए ही दिया गया था। ठीक है, फ्लोएड-मॉजिक मॉडल है आपका सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था, यानी कोशिका झिल्ली के लिए दिया गया था। ठीक है, प्लस इसके अलावा फ्लोएड-मॉजिक मॉडल है जो कि किसके द्वारा दिया गया है ये आपसे पूछा जाएगा। तो 1972 में इसको याद रखिएगा, 1972 में आपका दो वैज्ञानिक हुए। ठीक है, जो दो वैज्ञानिक हुए आपका एस.जी. सिंगर और आपका गार्थ निकोलसन। आपको बस सिंगर और निकोलसन से याद रखना है। किससे किससे याद रखना है, तो आपको सिंगर और निकोलसन से याद रखना है कि ये दो वैज्ञानिक ने आपका 1972 में कौन सा मॉडल दिया था, तो फ्लोएड-मॉजिक मॉडल है जो कि दिया था। तो फ्लोएड-मॉजिक मॉडल इज कंसेप्ट बाय एस.जी. सिंगर एंड गार्थ निकोलसन इन 1972 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल फ्यूचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आप कुछ याद मत रखिएगा। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं, जिसे हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में आपका सूत्रकणिकाएं कहा जाता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोस्तों आपका केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। सेल को हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में आपका जो न्यूक्लियस होता है वो आपका नहीं होता है। यूकैरियोटिक में आपका जो न्यूक्लियस होता है आपका ये होता है, बस इतना सा अंतर है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोस्तों आपका कहाँ होगा, केवल यूकैरियोटिक में होगा। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है आपका क्या करना है, श्वसन क्रियाएं करना। ठीक है, श्वसन क्रिया करना आपका माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, आपका काम है। इसके अलावा इसका जो श्वसन है, श्वसन करेगा। ठीक है, हम लोग श्वसन करते हैं तो किसकी सहायता लेते हैं, ऑक्सीजन का सहायता लेते हैं। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है वो भी दोस्तों आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपका श्वसन होता है उसे हम लोग एरोबोरिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अगर श्वसन की क्रिया में अगर आपका ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। हम लोग भी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो केवल आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन इसके तरह ही आपका एक जो मिसोसोम नाम का एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो आपका मिसोसोम है। इसके अलावा जब ये आपका श्वसन क्रिया करता है तो उसके बाद उसको ये क्या करता है, आपका ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करता है तो ऊर्जा का निर्माण करता है, इसी कारण हम लोग इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का जो निर्माण करता है उसका रूप क्या होता है, तो उसका रूप होता है आपका एटीपी। ठीक है, एटीपी के रूप में आपका ये ऊर्जा का निर्माण करता है। एटीपी की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका आपका फुल फॉर्म होता है। एटीपी की बात करेंगे तो इसे आपका एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा मुद्रा भी आपका इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, आपका ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। किसे, एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा हम लोग ने पहले पढ़ा था कि आपका जो डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए होता है वो दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है उसका शेप क्या होता है, तो उसका शेप आपका होता है स्फेरिकल, यानी कि आपका गोलाकार इसका शेप होता है। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल जो डीएनए होता है वो दोस्तों आपका डबल हेलिक्स मॉडल का डीएनए होता है, लेकिन आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाएगा वो दोस्तों आपका गोलाकार यानी कि स्फेरिकल आपका शेप का है जो कि पाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं होता है, तो आरबीसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा स्पर्म में होता है कि नहीं होता है, तो स्पर्म और आरबीसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि नहीं होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो इसे आपका सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इसे आपका सेमी ऑटोनोमस
सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, यानी कि अर्ध स्वायत्त कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो यूकेरियोटिक के अंदर जो प्रोक्रियोटिक होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ये आपका फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनल है, यानी कि प्रथम उद्भिद कोशिकांग कौन है, तो ये दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ठीक है, क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही है। इसके अलावा बात करेंगे इसका खोज का, तो इसका जो खोज हुआ था आपका 1857 में हुआ था। 1857 में आपका क्या हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज हुआ था। 1857 से अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग को बेखूबी याद होगा कि 1857 हुआ था, उसमें आपका 1857 का आपका क्रांति भी हुआ था। ठीक है, 1857 का आपका क्या हुआ था, क्रांति भी हुआ था। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो उस समय आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपका उस समय का गवर्नर जनरल था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज भी आपका 1857 में ही होता है, लेकिन इसका खोज जो कि कौन करता है, तो इसका खोज दोस्तों आपका कौन करता है, तो इसका खोज करता है आपका अल्बर्ट वान कोलिकर। ठीक है, कौन खोज करता है, आपका अल्बर्ट वान कोलिकर इसका खोज करता है। आपको 1857 क्रांति के विषय में बताने का मेरा ये मकसद था कि 1857 का क्रांति होता है उस समय आपका जो वायसराय होता है आपका लॉर्ड कैनिंग होता है, उसका भी नाम आपका क से शुरू होता है। और 1857 में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज होता है वो भी कोलिकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इसको रिलेट करके आपको उसको याद रखना है। इसके अलावा 1886 में ऑल्टमैन के द्वारा इसका नाम आपका बायोब्लास्ट, ठीक है, बायोब्लास्ट दे दिया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का तो खोज होता है लेकिन उसका नामकरण नहीं किया जाता है, बस खोज किया जाता है। इसके अलावा 1886 में इसका नामकरण करता है ऑल्टमैन, नाम क्या देता है, बायोब्लास्ट देता है। तो आपसे ये भी प्रश्न बनेगा कि जो बायोब्लास्ट है वो किसका नाम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ही आपका क्या नाम है, बायोब्लास्ट नाम है। इसके अलावा इसका जो बायोब्लास्ट का जो नाम है आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया कौन देता है, तो आपका कार्ल बेंडा के द्वारा दिया जाता है 1898 में। तो आपसे यही पूछा जाएगा, कार्ल बेंडा के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता कौन है, तो कार्ल बेंडा है। तो आपको ये याद रखिएगा कि कार्ल बेंडा जो है वो दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, लेकिन खोज आपका किसने किया था, कोलिकर ने किया था। क से कोलिकर, क से केनिंग। 1857 से माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, 1857 से आपका 1857 की क्रांति। आपको इस तरह रिलेट करके क्या करना है, आपको याद करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक, एक सेल है, तो एक सेल में दोस्तों आपका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पाया जाएगा, तो दोस्तों आपका एक सेंटर में पाया जाएगा। ठीक है, सेंटर में जो पाया जाता है उसे ही दोस्तों हम लोग केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेंटर में पाया जाता है जो न्यूक्लियस, वो केवल आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है वो दोस्तों आपका कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में जो आपका क्या न्यूक्लियस होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है, किनारे की ओर पाया जाता है। ठीक है, किनारे की ओर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि आपका जो पादप कोशिका में आपका बहुत सारी रिक्तियाँ भी पाई जाती हैं, इस कारण आपका जो न्यूक्लियस है आपका किनारे में पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में जो आपका न्यूक्लियस है वो आपका कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। केंद्रक में आपका आरबीसी नहीं होगा, प्लेटलेट्स भी नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी संरचना की बात करेंगे तो इस 4 प्रकार की संरचना से बना होता है। एक तो आपका कोशिका झिल्ली से बना, एक आपका कोशिका झिल्ली हुआ। इसके अलावा एक आपका केंद्रक द्रव हुआ, एक आपका केंद्रिका हुआ, एक आपका क्रोमैटिन जालिका हुआ। ठीक है, यानी कि केंद्रक झिल्ली कहने का मतलब है आपका न्यूक्लिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा केंद्रक द्रव की बात करेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ। ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा, अगर आपको देख रहा है तो ये दोस्तों आपका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी कि आपका केंद्रक द्रव है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक धागा दिख रहा होगा, ये जो धागा है इस प्रकार दोस्तों आपका ये धागे नुमा जो संरचना है ये दोस्तों आपका क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है, यानी कि क्रोमैटिन आपका क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड्स। ठीक है, यानी कि धागा है, धागा प्रकार का जो संरचना है उसे हम लोग क्रोमैटिन जालिका है जो कि आपका कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे जो आपका क्रोमैटिन जालिका होता है इसी में आपका डीएनए आपका कहाँ होता है, इसी क्रोमैटिन जालिका को हम लोग डीएनए कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन भी आपका यहीं पर है जो कि आपका होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो न्यूक्लियस का खोज आपका रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था, आपका न्यूक्लियस का खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, तो ब्राउन याद रखिएगा, न्यूक्लियस का खोज किसने किया, आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में किया था। इस प्रकार सेल के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियस के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, क्रियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, कार्डियोलॉजी या क्रियोलॉजी हम लोग न्यूक्लियस के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपका है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहते हैं हम लोग हिंदी में। ये जो आपका कोशिका है ये आपका केंद्रक है, इसके जो अगल बगल जो पाया जाता है वो दोस्तों आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका कोशिका झिल्ली तक आपका विस्तारित रहता है। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कोशिका का कंकाल होता है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग के शरीर में कंकाल है उस प्रकार आपका कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, तो कोशिका का कंकाल दोस्तों आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। यानी कि अंत कंकाल आपसे पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, तो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहा जाता है। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो 1945 में इसका खोज होता है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा होता है। इसका खोज किसके द्वारा होता है, तो कीथ पॉटर के द्वारा। 3 साइंटिस्ट है, एक का नाम आपका कीथ पॉटर, दूसरा का नाम आपका अल्बर्ट क्लाइड, तीसरा का नाम आपका अर्नेस्ट फुलम। ठीक है, तो पॉटम क्लाइड फुलम से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया, तो पॉटर क्लाइड फुलम के द्वारा 1945 में इसका खोज किया जाता है। इसके अलावा ये आपका लाइपोप्रोटीन का बना होता है, यह आपका कोशिकांग में परिवहन तंत्र का काम करता है। इसके अलावा जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दोस्तों आपका दो तरह का होता है, एक आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, दूसरा आपका होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा आपका होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ और रफ दोनों में बस एक ही अंतर है कि जब भी आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके ऊपर दोस्तों आपका यहाँ पर देख रहे होंगे छोटा छोटा आपको डॉट से ना कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये डॉट ही दोस्तों आपका है राइबोसोम। ठीक है, तो अगर आपको छोटा छोटा डॉट अगर राइबोसोम दिखता है तो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो दोस्तों आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ नहीं दिखता है यानी कि वो आपका सतह आपका चिकना होता है, तो दोस्तों आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, बस आपका इतना सा ही अंतर है। इसके अलावा ये आपका कोशिकाओं को ढांचा प्रदान करता है। प्रोटीन लिपिड का निर्माण भी आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही दोस्तों आपका होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी काय की बात करेंगे तो गोल्जी काय का जो आपका ऊपर वाला भाग होता है वो दोस्तों आपका सिस कहलाता है और नीचे वाला भाग आपका क्या कहलाता है, ट्रांस कहलाता है। आपको ये याद रखना है। इसके अलावा इसका जो खोज है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। खोज इसलिए नहीं पूछा जाएगा कि इसका खोजकर्ता का नाम आपका इसी के नाम पर रखा गया है, कैमिलो गोल्गी। ठीक है, कैमिलो गोल्गी के द्वारा इसे आपका खोजा गया था। ठीक है, तो ये नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये थोड़ी पूछा जाएगा कि रमेश के पिता का नाम क्या है। ठीक है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला आपका है ये आपका एंजाइम से भरा होता है। इसके अलावा जो गोल्जी काय होता है उसमें जो आपका जो कोशिका जो टूटता फूटता है वही दोस्तों आपका लाइसोसोम कहलाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो लाइसोसोम होता है, एक जो गोल्जी काय होता है उसका कार्य आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कार्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पैकेजिंग का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। पैकेजिंग किसका करता है, तो प्रोटीन का करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा, लिपिड जो कि एक प्रकार का वसा है उसका करेगा, न्यूक्लिक एसिड का करेगा। ठीक है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड का जो पैकेजिंग का काम है वो कौन करता है, तो आपका गोल्जी काय यानी कि गोल्जी काय बॉडीज करता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुरियर बॉय की तरह काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। पैकेज कब करेगा, जब स्टोर करेगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी इसे कहा जाता है। आपका कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को ही कहा जाता है। इसको भी आप क्या कीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी काय को जो टूटा हुआ जो भाग होता है वही आपका लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, वही टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है, आपका लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम की बात करेंगे तो लाइसोसोम को दोस्तों हम लोग पहली बात तो क्या कहते हैं, एटम बम भी कहते हैं। ठीक है, कोशिकांग का जो एटम बम है वो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके अलावा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग भी आपका लाइसोसोम को ही कहा जाता है। इसके अलावा इसे पाचन थैली भी कहा जाता है। ठीक है, पाचन थैली भी कहा जाता है। इसका निर्माण आपका गोल्जी काय में होता है। उसका जो कोशिका टूटता फूटता है उसी को दोस्तों हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। ये तो आपका जंतु कोशिका में जो होता है आपका लाइसोसोम वो नाम है। इसके अलावा जो पादप कोशिका में जो लाइसोसोम होगा उसका नाम आपका स्पिरोसोम है। ठीक है, स्पिरोसोम आपका पादप कोशिका का लाइसोसोम है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अगला राइबोसोम का। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम को हम लोग यूनिवर्सल सेल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, सर्वव्यापी यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो आपका राइबोसोम ही होता है। इसकी काम की बात करेंगे
कि इसका काम क्या है। ये पहली बात तो आपका जो राइबोसोम है किसका किसका बना होता है, तो ये दोस्तों आपका आरएनए का बना होता है, साथ में आपका प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आरएनए की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म आपका राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है। राइबोसोम आपका आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। इसकी खोज की बात करेंगे, इसका जो खोज है आपका पशु में किसने किया था, पशु कोशिका में जो इसका पादप, ठीक है, पशु यानी कि जंतु कोशिका में इसका खोज जॉर्ज पेलेट के द्वारा किया गया था। वही पादप में इसका खोज 1955 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अलग अलग याद रखिएगा कि जंतु कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसका खोज किसने किया, तो जॉर्ज पेलेट ने किया। और पादप कोशिका में जो आपका राइबोसोम होता है उसका खोज किसने किया, तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने है जो कि किया था। प्रोटीन का कारखाना की बात करेंगे तो प्रोटीन का कारखाना आपका राइबोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो भी आपका आरएनए राइबोसोम में ही होता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है फ्रेंड्स आपका यहीं तक रहेगा। बाकी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, ताकि आप लोग को एक मोटिवेशन मिले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ MCQ को। सो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपका है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, ये जो प्रश्न आपका है SSC CGL टायर 1 का एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर जीव, कल ही आपको बताए थे कि सबसे बड़ा जो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव है जो कि एक कोशिका जिसमें होता है वो आपका एक कोशिकीय कहलाता है। जिसमें बहुत सारा कोशिका होगा वो आपका मल्टी सेलुलर कहलाएगा, यानी कि बहुकोशिकीय कहलाएगा। तो सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है वो दोस्तों आपका कौन है, एसिटेबुलेरिया। ठीक है, एसिटेबुलेरिया ये दोस्तों आपका क्या है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा भी आपका एक कोशिकीय जीव है। कल ही हम लोग ने बताया था ये आपका प्रोटोजोआ संघ का है। ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट भी आपका एक कोशिकीय है। एसिटोबैक्टर भी दोस्तों आपका क्या है, एक कोशिकीय जीव भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है, आपका एसिटेबुलेरिया है। ठीक है, कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तो हम लोग ने देखा है कि जो डीएनए होता है वो दोस्तों आपका न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पर होता है, तो दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लोग ने 4 से 5 बार इसको दोहराया था। ठीक है, कि डीएनए है जो आपका नाभिक के अलावा कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये दोस्तों आपका IAS का प्रश्न 2001 का। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पावर प्लांट, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न, ये दोस्तों आपका UPPSC यानी कि UPPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न है। ये हमने कल भी चर्चा किया, परसों भी चर्चा किया, आज भी चर्चा किया। क्यों चर्चा किया, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पादप कोशिका में जो जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो जंतु कोशिका में दोस्तों आपका कोशिका जो भित्ति है वो दोस्तों आपका नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका में आपका कोशिका भित्ति है जो कि आपका होता है। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया आपका दोनों में होगा, जीव द्रव की उपस्थिति भी दोनों में होगा, कोशिका केंद्रक में आपका दोनों में होगा, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ आपका पादप में होगा और आपका जंतु में आपका कोशिका भित्ति नहीं होगा। अगला है कि न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होता है वो आपका कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियस के जो बाहर डीएनए होता है वो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आपका मिलता है न्यूक्लियस के बाहर जो कि डीएनए। ठीक है, अगला है कि निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकांग के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, तो इसे हम लोगों ने अभी देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को ही आपका क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जो कि आपका माना जाता है, यानी कि सूत्रकणिका इसका क्या है, हिंदी का नाम है। ठीक है, अगला आपका है कि प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण में जो सबसे ज़्यादा भूमिका है वो दोस्तों आपका किसका होता है, तो ऑप्शन में एक आपका राइबोसोम दिया गया है। तो राइबोसोम का जो भूमिका है बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आपको बस राइबोसोम से क्लिक करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहा जाता है, तो अभी हम लोग देखा एटम बम किसे कहते हैं, तो एटम बम किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को एटम बम के द्वारा आपका सुसाइडल बेग, इसके अलावा क्या कहा जाता है, आपका सुसाइडल बेग किसे कहा जाता है, आपका लाइसोसोम को ही कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होता है यानी कि कोशिका झिल्ली वो किससे बना होता है, तो ये आपका फास्फोलिपोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, आपका
ये आपका बना होता है आपका फास्फोलिपिड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखा था आपका ऊपर फास्फोलिपिड प्रोटीन, नीचे फास्फोलिपिड प्रोटीन, बीच में आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपका कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन प्लस लिपिड से बना होता है, तो ए प्लस बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली होता है आपका प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। अगला है कि सेलुलोज भित्ति किस सेलों में पाई जाती है, ठीक है। तो सेलुलोज भित्ति होता है, ठीक है। सेलुलोज भित्ति जो कि आपका जो कोशिका जो भित्ति होता है वो दोस्तों आपका पौधा में पाया जाता है, और जो पौधा में आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है वो आपका सेलुलोज का ही पाया जाता है, इसलिए आपका सेलुलोज भित्ति भी लिख दिया तो कोई आपका आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो सेलुलोज जो भित्ति है वो दोस्तों आपका कहाँ पाया जाएगा? वो आपके पौधे में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आज का जो सेशन है आपको यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।